हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वेरियस ऑर्बिटल। यानी कि जो आपके शेल्स मिले हैं और उन सेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स है, उन ऑर्बिटल्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको फिल करने के क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या नियम हैं, उनकी बात हम आज करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो जो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं हम किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं और वो जो रूल्स और वो प्रिंसिपल है हमारे, वो 3 प्रिंसिपल है हमें जो पढ़ना है इस लेक्चर में, उनकी हम बात करेंगे। जिसमें हमारा नंबर फर्स्ट पे जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अफबाऊ का प्रिंसिपल। अफबाऊ का प्रिंसिपल, अफबाऊ प्रिंसिपल। नंबर सेकंड पे हमें पढ़ना है पाउली प्रिंसिपल, पाउलीज प्रिंसिपल। और नंबर थर्ड पे जो हमें पढ़ना है वो है हमारा हुंड रूल, हुंड रूल। तो ये जो 3 रूल है या ये जो 3 प्रिंसिपल है, ये हमें किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर या किसी भी एटम्स के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को जो फिल करने का रूल है या इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो नियम है वो हमें बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफबाऊ प्रिंसिपल की, कि अफबाऊ का रूल है वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का या किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रखने का क्या नियम बताता है, क्या कायदा हमें बताता है, ये हम बात करेंगे अफबाऊ प्रिंसिपल में। तो नंबर फर्स्ट पे जो हमारा है वो है अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाउस प्रिंसिपल। तो ये जो अफबाऊ प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। यानी कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा ऑर्बिटल्स के अंदर, वो उस ऑर्बिटल्स के अंदर रखा जाएगा जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिनिमम हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो सबसे पहले उस ऑर्बिटल्स के अंदर रखे जाएंगे जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे मिनिमम हो। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि अफबाऊ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। तो इसका प्रिंसिपल है वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई, टेंड टू ऑक्यूपाई, क्या ऑक्यूपाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, टेंड टू ऑक्यूपाई मिनिमम एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो किसी भी ऑर्बिटल की मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है अफबाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से। अब ये जो ऑर्बिटल्स है इनको डिनोट कैसे करते हैं या ऑर्बिटल्स को दर्शाते कैसे हैं, उसकी पहले हम बात करेंगे, फिर हम अफबाऊ प्रिंसिपल जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्वांटम नंबर जब पढ़े थे, तब हमने वहाँ 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, जिसमें नंबर फर्स्ट पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था हमने। नंबर सेकंड पे हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर देखा था, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने स्मॉल एन से डिनोट किया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हमने स्मॉल एल से डिनोट किया था। नंबर थर्ड पे हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखा था जिसे हमने स्मॉल एम से डिनोट किया था, और नंबर फोर्थ पे जो हमने देखा था वो था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हमने स्मॉल एच से डिनोट किया था। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की अप्रोक्स लोकेशंस यहाँ हो सकती है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ पे हो सकती है। और इन क्वांटम नंबर से हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व कर रहा है किसी भी एटम के अंदर, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकती है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल्स के अंदर हो सकती है। यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी उसे हमने क्या कहा था, ऑर्बिटल कहा था।
तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, ये हमें बताता था किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लेवल को या ऑर्बिट को हमें बताता। इसके बाद में एजीमुथल जो क्वांटम नंबर था वो हमें सब ऑर्बिट के बारे में बताता था, यानी कि ये हमें बताता था शेल के बारे में, शेल या ऑर्बिट के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बताता था, सबशेल के बारे में बताता था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन की बात करता था, ओरिएंटेशन की बात करता था। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बात करता था या स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की ये लोकेशंस बताते। जिस तरह अब हमारा जो एड्रेस रहता है, एड्रेस को हम किस तरह से लिखते हैं, जो भी आपका मकान नंबर रहता है उसे आप पहले लिखते हो, इसके बाद में आपका अगर किसी कॉलोनी में घर है और वो कॉलोनी अगर सेक्टर वाइज है तो फिर उस सेक्टर का लिखा जाता है कि ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर। इसके बाद में उस कॉलोनी का नाम लिखा जाता है, फिर आपकी सिटी का एंड देन आपकी स्टेट का नाम लिखा जाता है। उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपको लोकेशंस पता करनी है तो इसका जो क्रम रहता है लिखने का क्रम, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर दर्शाने का क्रम, वो भी कुछ इसी तरह से रहता है। तो जो सबसे पहले जो नंबर लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है, मान लो कोई एटम है, मान लो ये कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आसपास कोई ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। और अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन अभी सेकंड ऑर्बिट में बैठा हुआ है, अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में बैठा हुआ है और सेकंड ऑर्बिट में भी किस में बैठा है, ये सेकंड ऑर्बिट की भी ये सबशेल, सबशेल जो है आपकी एस सबशेल में बैठा है ये। तो इस इलेक्ट्रॉन्स का अगर हमें ऑर्बिटल को दर्शाना है, इस ऑर्बिटल्स को दर्शाना है कि ये इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिटल के अंदर ये लोकेशन हो सकती है, तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए जो हमारा n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। इसके बाद में सबशेल, कौन सी सबशेल के अंदर बैठा है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा एस सबशेल के अंदर बैठा है, तो एस सबशेल को हम एस लिखेंगे। यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर इस कंडीशन में हमारा रहेगा वो 0 रहेगा, यानी कि n जो रहेगा n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू हमारा 0 रहेगा। इसके बाद में आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यानी कि ओरिएंटेशन उस इलेक्ट्रॉन का, आप सिंगल इलेक्ट्रॉन है और s आपकी सबशेल में बैठा है, तो ये s में जो रहते हैं एक ही ऑर्बिटल रहते हैं और इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो रहेगा वो अपनी पॉजिटिव स्पिन के साथ रहेगा, यानी कि जो उसका स्पिन नंबर रहेगा वो +½ रहेगा। तो मैग्नेटिक जो नंबर रहेगा वो s के लिए 0 और s यानी कि ये पॉजिटिव स्पिन के साथ बैठा है, तो इसका जो स्पिन नंबर रहेगा वो +½ रहने वाला है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर रहेंगे। और इस इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से दर्शाएंगे, तो ये दूसरी शेल में है और इसका जो दूसरी शेल के सबशेल, कौन से सबशेल में, तो ये s सबशेल में, और ये इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इस s के पावर में हम लिख देंगे 1, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑर्बिटल्स को दर्शाने का तरीका या ऑर्बिटल्स को बताने का तरीका या ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशंस को बताने का तरीका। इसके बाद में हम बात करते हैं अब्बाऊ प्रिंसिपल्स की। अब्बाऊ ने इन ऑर्बिटल्स का क्रम क्या रखा, यानी कि अब्बाऊ ने किस क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को रखा कि पहला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कौन से ऑर्बिटल्स में रखा जाएगा, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से ऑर्बिटल में रखा जाएगा, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से ऑर्बिटल्स में रखा जाएगा। तो उनका जो क्रम हमें पता चलता है अब्बाऊ प्रिंसिपल से। उस क्रम या उस सीक्वेंस की हम बात करते हैं, पहले इसे हम रफ करते हैं। तो अब्बाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रखना है, ये तो हमें इसके स्टेटमेंट से पता चल गया। अब एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, अगर इसकी हम बात करें तो किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है तो अब्बाऊ प्रिंसिपल से हमें एक फॉर्मूला पता चलता है और वो हमारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है हमारा n+l, n+l इसे फॉर्मूला कहो या n+l इसे रूल्स कहो, n+l रूल्स है। यानी कि जिस ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू मिनिमम रहेगी, ध्यान से सुनना, जिस ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू मिनिमम रहेगी, n जहां पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जहां पे आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल्स के लिए मिनिमम रहेगी यानी कम रहेगी, उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी मिनिमम रहेगी। कब मिनिमम रहेगी, जब n+l की वैल्यू मिनिमम रहेगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो आपके पास में कुछ ऑर्बिटल्स है, जैसे हमने अभी ऑर्बिटल्स निकाले थे, तो मान लो ये ऑर्बिटल है 1s 2s 2p
3s, 3p, 3d, 4s, 4p एंड 4d। ये कुछ ऑर्बिटल्स है हमारे पास में। अब इनकी एनर्जी का क्रम क्या रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो n प्लस एल की वैल्यू 1s के लिए क्या रहने वाली है, तो 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू, n की वैल्यू 1s के लिए 1, l की वैल्यू 1s के लिए, s के लिए l की वैल्यू 0, यानी कि n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है सिर्फ 1। 2s की बात करें, 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू हमारी रहने वाली है n की वैल्यू 2, s की वैल्यू 0, यानी n प्लस एल की वैल्यू टोटल 2। 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो 2 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू 2 और p के लिए l की वैल्यू 1, यानी कि 2 प्लस 1 तो इक्वल 3। 3s के लिए वैल्यू क्या रहने वाली है, 3s के लिए वैल्यू हमारी रहने वाली है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, यानी कि टोटल वैल्यू हमारी 3 रहने वाली है। 3p के लिए वैल्यू क्या रहने वाली है, 3p के लिए वही आ जाएगी हमारी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 3d के लिए हमारी क्या रहने वाली है, 3d के लिए 5। 4s के लिए क्या रहने वाली है, 4s के लिए वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह 4p के लिए वैल्यू क्या रहने वाली है, 4p के लिए 5 और 4d के लिए वैल्यू क्या रहने वाली है 6। तो ये n प्लस एल वैल्यू से हमने डिसाइड किया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, वो प्रॉब्लम क्या है कि उन ऑर्बिटल्स का हम क्या करें जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो, यानी कि उनकी एनर्जी का क्रम क्या रहेगा जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आती हो, सेम n प्लस एल की वैल्यू आती हो। तो उसका भी सॉल्यूशन जो हमें अब्बाऊ प्रिंसिपल से मिला वो ये है कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है, इनकेस अगर ऐसी कंडीशन बनती है जब n प्लस एल की वैल्यू आपको किसी भी ऑर्बिटल्स, किसी भी दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आए, तो फिर मिनिमम एनर्जी उस ऑर्बिटल्स की रहेगी जिसकी n की वैल्यू मिनिमम हो, जिसकी n की वैल्यू मिनिमम हो। यानी कि 2p और 3s में जब आपको n प्लस एल की वैल्यू सेम मिलेगी तो उस कंडीशंस में इन दोनों ऑर्बिटल्स में फिर मिनिमम एनर्जी पे वो ऑर्बिटल्स रहेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम हो, यानी कि l की वैल्यू मिनिमम हो। तो यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो मिनिमम एनर्जी पे रहेगा वो रहेगा 2p। तो अगर इनको हम एनर्जी के ऑर्डर में जमाते तो सबसे पहले हमारा 1s आएगा, देन उसके बाद में हमारे उससे ज़्यादा एनर्जी वाला आएगा 2s, देन उसके बाद में हमारे पास में आएगा 2p, देन उसके बाद में आएगा हमारे पास में 3s। अब यहाँ पे देखो 2p की और 3s की एनर्जी सेम है तो हमने पहले किसको सिलेक्ट किया, 2p को, क्योंकि 2p का जो वैल्यू n की वैल्यू है वो मिनिमम है। देन उसके बाद में हमने हमारे पास में अब यहाँ पे 4 सेम है, यानी कि 3p और 4s सेम है, तो हम पहले किसको सिलेक्ट करेंगे, पहले हम 3p को सिलेक्ट करेंगे। 3p को क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 3p की जो n प्लस एल की वैल्यू है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो कम है। देन उसके बाद में हम किसको रखेंगे, उसके बाद में हम 4s को रखेंगे। अब हमने 3D को क्यों नहीं रखा, 3D को इसलिए नहीं रखा क्योंकि 3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 है। देन उसके बाद में फिर से हमारे यही कंडीशन बनती है कि अब हम 4p को लिखें या 3D को लिखें, तो अब हम 3D को लिखेंगे क्योंकि 3D के लिए n की वैल्यू कम है, तो ये हमारा 3D आ जाएगा। देन उसके बाद में हमारा 4p आ जाएगा, देन उसके बाद में हमारा 4D आएगा। तो ये इस तरह से इसका एनर्जी का क्रम रहने वाला है और इसी क्रम में फिर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है आपको, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, वो 1s में जाएगा, 1s में जाएगा। अगर दूसरा ऑर्बिटल आया तो वो किस में जाएगा, तो भी वो 1s में जाएगा, क्योंकि 1s के पास में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन अगर अगला इलेक्ट्रॉन आया तो वो जाएगा फिर हमारा 2s में। इसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन आया तो वो फिर से 2s में जाएगा, क्योंकि 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर अगर हमारे अगले इलेक्ट्रॉन आए तो वो कहाँ जाएंगे, वो हमारे p में जाएंगे। फिर एक अगला इलेक्ट्रॉन आया तो वो p के अगले खंड में जाएगा या अगले ऑर्बिटल्स में जाएगा। फिर एक और अगला इलेक्ट्रॉन आया तो वो p में जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, मतलब कि एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं होगी, ये हम जब अभी हुंड का रूल्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो ये जब तक इस ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन रखाया तो इसी ऑर्बिटल्स के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं रखा सकता, पहले ये पूरा हाफ फील्ड रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल होगी। यानी कि p में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर उसके बाद में p में अगेन इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि p में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये चीज हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 3s में जाएंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर हमारे 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
तो अबाउ प्रिंसिपल में हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, और ऑर्बिटल्स की ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका डिसाइडेशन कैसे होगा, इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो वो n+l रूल से हम करेंगे। इसके बाद में दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, या दूसरी बात कौन सी याद रखनी है कि अगर ऐसी कंडीशंस बनती है कि दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम आ जाए या दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू आपको सेम मिले, तो आपको उस ऑर्बिटल्स के लिए मिनिमम एनर्जी रखनी है जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू कम हो। तो ये अबाउ का प्रिंसिपल है। इसके बाद में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो चीज है कि हमेशा जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का जो क्रम रहेगा, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी का क्रम, अगर मान लो सेम ऑर्बिटल है, अगर मान लो मेरे पास में ये p के 3 ऑर्बिटल हैं, p के ये 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल्स के अंदर हाफ फील्ड है, एक ऑर्बिटल हमारा हाफ फील्ड है p का, या p एक सबशेल हाफ फील्ड है, एक p ऑर्बिटल फुली फील्ड है, एक p ऑर्बिटल फुली फील्ड है, और एक ऑर्बिटल जो है p का वो अनफील्ड है या वो पार्शियली फील्ड है, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वो ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। तो इन ऑर्बिटल्स के लिए जो एनर्जी का क्रम रहेगा या एनर्जी का जो सीक्वेंस रहेगा या स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा कि जो फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी कि मोर स्टेबल रहेगा। जो हाफ फील्ड रहेगा वो मिड स्टेबल रहेगा, यानी कि वो इससे कम स्टेबल रहने वाला है। और जो पार्शियली फील्ड है या अनफील्ड है वो जो रहेगा वो लेस स्टेबल रहेगा, यानी कि इन दोनों के कंपेयर में वो लेस स्टेबल रहने वाला है। तो इस तरह की अगर कंडीशंस बनती है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस ऑर्बिटल्स को प्रेफर करना चाहेगा जिसमें उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। यानी कि अगर यहाँ पे एक स्पेस मान लो खाली था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह खाली थी, एक इलेक्ट्रॉन आने की जगह, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे स्पेस था, तो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल्स के अंदर जाना प्रेफर करेगा जिससे उसको मोर स्टेबिलिटी मिले। और इन तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ मोर स्टेबिलिटी मिलने वाली है, तो वो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने वाली है। पर शर्त ये है कि इन तीनों ऑर्बिटल्स के लिए जो एनर्जी है, जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेट इक्वल रहना चाहिए। यानी कि अगर थोड़ा बहुत एनर्जी गैप हो तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एक और चीज़ आप ध्यान रखना है, यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि जब आप आयोनाइजेशंस करते हो, यानी कि किसी भी एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हो, आयोनाइज करते हो किसी भी एटम्स को, तो आयोनाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या इलेक्ट्रॉन जो आपका बाहर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आउटर सेल्स में से निकलता है। मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके पास में ये कुछ सेल्स है और इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, तो आयोनाइजेशन करने पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उस सेल से बाहर निकलेगा जो कि आउटर मोस्ट सेल हो, और इस आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इसे हम बोलते हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कौन सी शेल से निकलेंगे, वो हमेशा वैलेंस शेल से निकलते हैं। तो ये दो चीज़ें और आप ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ लिमिटेशंस आती है अबाउ प्रिंसिपल्स की, कि अबाउ प्रिंसिपल जो था वो क्या नहीं समझा पाया था इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के क्रम में। तो उसकी हम बात करते हैं, पहले इसे हम रफ करते हैं। बात करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। लिमिटेशंस of अबाउ प्रिंसिपल कि अबाउ प्रिंसिपल्स की क्या लिमिटेशंस थी। राइटिंग थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लिख दी है तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। तो जो पहला लिमिटेशंस था अबाउ प्रिंसिपल्स का वो ये था कि आयोनाइजेशन जब हो रहा था, यानी कि जब किसी एटम्स का आयोनाइजेशन हो जाता था, तो उस आयोनाइजेशन या उस आयन्स के लिए अबाउ प्रिंसिपल्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं बता पाई। यानी कि जो अबाउ प्रिंसिपल्स था
वो हमें आयोनाइजेशन की कंडीशन में किसी भी एटम्स का या किसी भी आयन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं बता पाए। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझे, और वो एग्जांपल हम लेते हैं Fe का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। अब इसका अगर हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस लिखें, एक आइसोलेटेड एटम्स का अगर कॉन्फ़िगरेशंस लिखें, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 1s2, यानी कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 एंड 2p6, 3s2, 3p6। अब हमारा 3d10 नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा हमारा 4s2, क्योंकि 4s2 की एनर्जी यानी कि 4s और सब शेल की एनर्जी कम है। एंड देन इसके बाद में आएगा हमारा 3d, और कितने इलेक्ट्रॉन हमारे बचे हैं 10, और 10 20 और 6 बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे जाएंगे 3d6 में। तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में या आइसोलेटेड कंडीशंस में आयरन जो है 26 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। अब अगर आयरन को हम आयोनाइज्ड करते हैं, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, यानी कि जो अब हमारा आयरन रहने वाला है वो Fe2+ कर देते हैं हम, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, इसको आयोनाइज्ड कर दिया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कहाँ से रिलीज होने चाहिए, ये कहाँ से निकलने चाहिए, तो अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल से निकलने चाहिए जिसकी एनर्जी मैक्सिमम हो, क्योंकि जिस ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम एनर्जी रहेगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना या इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान रहेगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाईएस्ट एनर्जी पे कौन सा ऑर्बिटल है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाईएस्ट एनर्जी पे ऑर्बिटल है हमारा 3d ऑर्बिटल है। 3d ऑर्बिटल है क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन भी इसी में हमने फिल किए हैं। और अगर आप Fe को आयोनाइज करते हो तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे वो इसी ऑर्बिटल्स में से निकलने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सी सेल से निकलेंगे, आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे। और इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, आउटर मोस्ट सेल तो आपकी 4s है, 4 सेल है, चौथे नंबर की सेल है, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट सेल तो चौथी हुई ना, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल में ये 3 ऑर्बिटल्स आए, और चौथी सेल आपकी 4s वाली हुई। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो 4s ऑर्बिटल से निकलेंगे, यानी कि जो अबाउ का प्रिंसिपल था वो किसी भी आयोनाइजेशंस या आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात नहीं कर पाया। तो ये अबाउ की पहली लिमिट थी। दूसरी अगर लिमिट की हम बात करें कि अबाउ प्रिंसिपल्स की दूसरी लिमिटेशंस क्या थी, तो जो सेकंड नंबर की लिमिटेशंस है अबाउ प्रिंसिपल की वो रहने वाली है, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हमारे उनके कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ डेविएशंस। तो वो डेविएशंस क्या है, मतलब कि डेविएशंस का मतलब ये है कि वो जो कॉन्फ़िगरेशंस थे डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स के, वो कॉन्फ़िगरेशंस अबाउ का प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चल रहे थे। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल से हम समझते हैं इसे, तो इसके लिए हमारा एग्जांपल रहेगा 46 नंबर का हमारा एटम से, जिसका नाम है हमारा पीडी यानी कि पैलेडियम। पैलेडियम का जो 46 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन है वो अबाउ प्रिंसिपल्स के हिसाब से कुछ अलग चलता है, या वो अबाउ प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। जो पैलेडियम का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखते हैं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, एंड इसके बाद में आएगा 4p6, एंड इसके बाद में आएगा 5s2 एंड 4d8। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है पैलेडियम के लिए। हो गए ना 46, 10, 10, 20, 30 और 40 और 6 46, हाँ ठीक है। तो ये जो पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन है ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था, पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन अबाउ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉन जो फिल हुए हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, वो एक्चुअल इस कंडीशंस में नहीं होते, या ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फॉलो नहीं करता पैलेडियम का एटम। तो इसका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहने वाला है वो हम लिखते हैं। तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इसके बाद में 4p6, 5s0, यानी कि 5s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया और इलेक्ट्रॉन हमारा गया 3d10 में, यानी कि पहले जो 4d10 में, यानी कि जो पहले इलेक्ट्रॉन जो गए हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स
4d शेल में गए, कायदे से तो जाने 5s में थे, लेकिन 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं गए। एक्चुअल में होता क्या है कि 4p में 6 इलेक्ट्रॉन भराने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉन जाते तो 5s में है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5s पहले फिल होता है, और फिर उसके बाद में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है आने वाले जो और इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन और आएंगे, तो इसके बाद में जो 8 इलेक्ट्रॉन और आने वाले हैं वो पहले जाएंगे, 4d में एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर 4d में एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है आपका वो जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरह से 4d हाफ फिल्ड होगा। देन उसके बाद में अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। आपके 8 इलेक्ट्रॉन आपके 4d में आने के बाद में, 4d में आने के बाद में जब 4d किस तरह से हो जाएगा, अब 4d आपका कैसा हो गया, 4d आपका अनफिल्ड हो गया। अब आपको पता है कि जो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स रहता है वो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टेबल नहीं रहता, सबसे कम स्टेबल रहता है अनफिल्ड। तो ये जो ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो 2 ऑर्बिटल्स है ये यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएंगे, और ये वाला जो 5s है ये वापस से खाली हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पैलेडियम 46 का, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब्बाहू का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, या अब्बाहू के प्रिंसिपल के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो ये था हमारा अब्बाहू का प्रिंसिपल। इसके बाद में जो हमारा आता है वो है हमारा पाउली का प्रिंसिपल, उसको हम देखते हैं, पहले इसे रफ करेंगे। तो जो सेकंड नंबर पे हमारा प्रिंसिपल आता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, वो प्रिंसिपल है ये हमारा पाउली प्रिंसिपल, पाउलीज प्रिंसिपल। अब जो ये पाउली का प्रिंसिपल है ये पाउली ने दिया था 1925 में, यानी 1925 में इन्होंने दिया था। और इस प्रिंसिपल में पाउली अपने क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हो किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये बात हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ऑर्बिटल्स के अंदर सेम स्पिन में नहीं बैठ सकता, यानी कि इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं बैठ सकते ऑर्बिटल्स के अंदर। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में ही रहेंगे। तो पाउली का जो है प्रिंसिपल है, पहले इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि पाउली हमें क्या कहना चाहते हैं। तो पाउली का पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर पाउली के जो प्रिंसिपल है इसे और डिटेल में हम समझेंगे। तो पाउली का जो प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट या कांट एग्जिस्ट इन एन एटम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के अंदर उस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इन एन एटम विथ सेम क्वांटम स्टेट, यानी कि एक ही एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जो सेम क्वांटम स्टेट में हो। अब ये सेम क्वांटम स्टेट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही एटम के अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा सकते जिनकी चारों क्वांटम नंबर्स सेम हो, अर्थात एक ही एटम्स के अंदर और एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकते। ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या कि एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फिल नहीं हो सकते, यानी कि मान लो कोई पी सबशेल है, ये आपकी पी सबशेल है और पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं आ सकते। तो पहली बात क्या रहेगी कि एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ में नहीं बैठ सकते। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आप सेम स्पिन के साथ में एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं रख सकते, तो हमेशा एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में रहेंगे। और दूसरी बात क्या कि एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे जा सकते। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे एक ऑर्बिटल्स के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे। ये बातें हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं।
तो ये था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इनके हिसाब से क्वांटम नंबर अगर हम डिसाइड करें तो मान लो कि ये कोई पी सबशेल है, वो पी सबशेल ये दूसरे ऑर्बिट की पी सबशेल है यानी कि 2p है। ये मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। हालांकि इस तरह से इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। लेकिन अगर मान लो कि हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रख दिए और एक कंडीशन में एक और हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन रखे, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ में रखे हैं और ये भी 2p हमारी सबशेल है। तो इन दो सबशेल के लिए अगर हम क्वांटम नंबर लिखें तो हमारा n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, l इज इक्वल टू p के लिए हमारा हो जाएगा 1 और m हमारा हो जाएगा यहाँ पे +1 0 -1 +1 0 -1। इस तरह से हम लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो इसके लिए हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, पहले इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारा हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव स्पिन के साथ रखा है यानी कि क्लॉकवाइज रखा हुआ है ये, तो इसके लिए हम लिखेंगे +12। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं सेकंड नंबर। तो इसके लिए भी जो हमारे n की वैल्यू जो रहने वाली है, n इज इक्वल टू 2 रहने वाली है, l इज इक्वल टू 1 रहने वाली है क्योंकि ये भी p सेल में, m इज इक्वल टू इसके लिए भी +1 रहने वाला है और ये भी पॉजिटिव स्पिन के साथ रखा है यानी कि s इज इक्वल टू भी इसके लिए +12 रहने वाला है। तो ये कंडीशन में चारों क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं हमारे। तो पाउली के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही एटम्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पाए जाएं जिनकी चारों क्वांटम नंबर सेम हो। अब अगर इस कंडीशन की हम बात करें तो इसके लिए जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 2 रहेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू जो रहेगी वो +1 रहेगी एंड स्पिन क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो +12 रहने वाला। अब इलेक्ट्रॉन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो हमारा n इज इक्वल टू रहने वाला है 2 रहने वाला है, l इज इक्वल टू रहने वाला है 1 रहने वाला है, m इज इक्वल टू रहने वाला है वो +1 रहने वाला है एंड s इज इक्वल टू रहने वाला है। अब जो s जो रहेगा वो अपोजिट स्पिन है तो -12 रहेगा। यानी कि पाउली के प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी मैक्सिमम क्वांटम नंबर यानी कि मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू सेम हो, लेकिन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसके बाद में हमारा आता है वो है हमारा हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। उसकी बात करते हैं, पहले इसे रफ करेंगे। तो थर्ड नंबर पे जो हमारा रूल आने वाला है वो है हमारा हुंड रूल, या इसे बोलते हैं हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो हुंड का रूल हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जो कि ऑर्बिटल सेम एनर्जी में हो, यानी कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे, यानी कि p के जितने भी 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे वो सेम एनर्जी में रहेंगे, d के जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे, d में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो ये जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। यानी कि ये वाली कंडीशंस अगर आपको फिल करनी है या ये वाली कंडीशंस आपको बनानी है या इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवानी है तो एटलीस्ट हर एक ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ही चाहिए। ये वाली कंडीशंस कभी भी नहीं बन सकती। तो हुंड के रूल का अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट हुंड रूल का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग है वो जब तक नहीं हो सकती किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि p के जो तीनों ऑर्बिटल्स रहते हैं वो सेम एनर्जी के रहेंगे, d के जितने भी जो 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे वो सेम एनर्जी के रहेंगे, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग जब तक पॉसिबल नहीं हो सकती विल नॉट टेक प्लेस इन
सेम एनर्जी ऑर्बिटल अंटिल, कब तक, अंटिल each orbitals is singly filled। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक कि जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स रहेंगे वो उनमें एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए या वो सिंगली फिल्ड ना हो जाए। तो ये था हमारा हुंड का रूल। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर उनके क्या क्या रूल्स रहते हैं। सबसे पहले हमने अबाउ का प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद में हमने पाउली का प्रिंसिपल पढ़ा एंड थर्ड नंबर पे हमने हुंड का प्रिंसिपल्स पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं होगी एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स के अंदर जब तक कि उस सबशेल के ऑर्बिटल्स के अंदर एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस क्रम में फिल किया जा सकता, उनको जो फिल करने के क्या क्या रूल्स रहते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करते टाइम। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल किया जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से फिल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।